नरेंद्र मोदी जी 3 काले कानून लाए। देश में सारे के सारे किसान उसके खिलाफ खड़े हो गए और नरेंद्र मोदी भाषण में कहते हैं मैं तो ये बिल किसान के फायदे के लिए लाया था। अगर आप किसान का फायदा करने की कोशिश कर रहे थे तो किसान सड़कों पे क्यों उतरा? क्योंकि किसान जानता है कि आप किसान की कभी मदद नहीं करते हो। 16 लाख करोड़ रुपए आपने अरबपतियों का कर्जा माफ किया। मैं पूछता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने 10-11 साल में कितने किसानों का कर्जा माफ किया है? एक का नहीं किया है। कांग्रेस और उसके साथियों की सरकारों ने किसानों को बदहाल और गरीब बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। हमारे देश की प्रगति का सबसे बड़ा आधार हमारा किसान भी रहा है। चौरी चौरा के संग्राम में तो किसानों की बहुत बड़ी भूमिका थी। किसान आगे बढ़ेंगे, आत्मनिर्भर बने, इसके लिए पिछले 6 सालों में किसानों के लिए लगातार प्रयास किए गए हैं। ये है हमारे देश के 2 बड़े नेता, एक जिनकी सरकार है और एक जो विपक्ष में है। हालांकि इनकी पार्टी ने भी काफी साल देश चलाया है। अब ये भी देखिए, ये है सच्चाई, आज की सच्चाई। ये है हमारा किसान। किसान जिन्हें हम अन्नदाता कहते हैं, आज सड़कों पर उतरने को मजबूर है। वो किसान जो हमारे लिए अनाज उगाते हैं, आज अपने अधिकार और हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस ठंड के मौसम में जहां हमारे नेता बंद गाड़ियों में घूम रहे हैं, वहीं हमारा किसान सड़क पर आग जलाकर अपने को बचा रहा है। पर संकल्प पक्का है, हम नहीं हटेंगे, हम नहीं टूटेंगे। अपना हक चाहिए, ये अधिकार है हमारा और सम्मान के साथ चाहिए। नमस्कार, मैं हूं रितिका और आपका स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, 6 दिसंबर को पंजाब के किसानों ने दिल्ली कूच किया। भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में यह आंदोलन न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की कानूनी गारंटी और कृषि सुधारों के खिलाफ हो रहा है। हालांकि इस बार संयुक्त किसान मोर्चा यानी कि एसकेएम और ऑल इंडिया किसान सभा यानी कि एआईकेएस ने खुद को इस प्रदर्शन से अलग कर लिया है, लेकिन अन्य छोटे किसान संगठन इस मार्च का हिस्सा बने हैं। इधर ये खबर है कि शंभू बॉर्डर पर बैठे किसान मंगलवार को दिल्ली कूच नहीं करेंगे। किसान नेता सरवण सिंह पंधेर ने बताया कि मंगलवार को आंदोलन को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। किसान शुक्रवार और रविवार को आगे बढ़ने का प्रयास कर चुके हैं, लेकिन दोनों ही बार हरियाणा पुलिस ने उन्हें रोक दिया। वहीं सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने मामले से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस सूर्यकांत और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने कहा कि मामला पहले ही विचाराधीन है। एक ही मुद्दे पर बार बार याचिकाओं पर विचार नहीं किया जा सकता। याचिका में पंजाब में उन राजमार्गों से अवरोधकों को हटाने के लिए केंद्र और अन्य प्राधिकारों को निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। सरकार ने आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए धारा 144 लागू की है और कुछ क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। साथ ही सरकार किसानों से बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन एमएसपी की कानूनी गारंटी पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। अब सवाल यह है कि आंदोलन क्यों जारी है? किसानों का कहना है कि उनकी फसल की उचित कीमत नहीं मिल रही है। एमएसपी को कानूनी दर्जा देने की मांग अब भी प्रमुख मुद्दा है। फसल खराब होने पर कोई राहत नहीं मिलती है, जिससे किसानों को कर्ज के बोझ तले दबना पड़ता है। बिजली और खाद जैसी मूलभूत सुविधाओं में सुधार नहीं हो रहा है। मोदी सरकार का किसान आंदोलन पर रवैया संतुलित लेकिन सख्त नजर आया है। सरकार ने किसानों की चिंताओं को दूर करने के लिए बातचीत का रास्ता खुला रखा है, लेकिन आंदोलन के दौरान उठाए गए कदमों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकार ने किसानों से बातचीत के लिए कई बार निमंत्रण दिया है। कृषि कानूनों को लेकर 2021 में हुए आंदोलन के दौरान भी 11 राउंड की वार्ताएं हुई थी, लेकिन एमएसपी की कानूनी गारंटी और अन्य प्रमुख मांगों पर सहमति नहीं बन पाई। सरकार ने आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए प्रशासनिक कदम उठाए हैं। दिल्ली और हरियाणा में धारा 144 लागू की गई है। आंदोलन स्थलों पर पुलिस बल की तैनाती बढ़ाई गई है। इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी गई हैं, जिससे आंदोलनकारियों को संवाद स्थापित करने में कठिनाई हुई है। एमएसपी पर सरकार का रुख एक बड़ा मसला है।
सरकार का कहना है कि एमएसपी की गारंटी देना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, क्योंकि इससे बाजार प्रणाली और अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ेगा। हालांकि सरकार ने एमएसपी में वृद्धि और इसके विस्तार का आश्वासन दिया है। मोदी सरकार ने यह दावा किया है कि कुछ विरोध प्रदर्शन राजनीतिक प्रेरित हैं और उनका उद्देश्य अस्थिरता पैदा करना है। इधर सरकार तो किसानों को लेकर इनसेंसिटिव तो लग ही रही है, पर विपक्ष भी अपनी रोटियां सेकने में लगा है। अब बात करते हैं विपक्ष, खासकर कांग्रेस की, जो किसानों की बड़ी हिमायती बनकर सामने आई है। यूपीए सरकार के दौरान यानी 2004 से लेकर 2014 तक किसानों की स्थिति में सुधार के प्रयास किए गए, लेकिन कई मुद्दे और समस्याएं बनी रहीं। कुछ महत्वपूर्ण कदम जो लिए गए, जैसे कि कर्ज माफी योजना। यूपीए एक सरकार ने 72,000 करोड़ की कर्ज माफी योजना शुरू की, जिससे लाखों किसानों को लाभ मिला। हालांकि ये योजना कुछ हद तक प्रभावी रही, लेकिन इसके लागू होने में पारदर्शिता की कमी के आरोप भी लगे। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि नरेगा, इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान किया गया, जो अप्रत्यक्ष रूप से किसानों को राहत देने का प्रयास था। कृषि क्षेत्र के लिए बजट बढ़ाना। यूपीए सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए सार्वजनिक निवेश बढ़ाने की कोशिश की, पर कुछ प्रमुख समस्याएं बनी रहीं, जैसे कि कर्ज और आत्महत्याएं। किसानों की आत्महत्याएं यूपीए सरकार के कार्यकाल में भी बड़ी समस्या बनी रही। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में किसानों की आत्महत्या की घटनाएं उच्च स्तर पर थी। एमएसपी पर ध्यान ना देना। एमएसपी की वृद्धि धीमी रही और कई किसानों को बाजार मूल्य से नीचे अपनी फसल बेचने को मजबूर होना पड़ा। सिंचाई, कोल्ड स्टोरेज और बाजार तक पहुंचे जैसे आधारभूत सुविधाओं की कमी किसानों की समस्याओं को और बढ़ा रही थी। सूखा और बाढ़ जैसी समस्याओं का सामना करने के लिए यूपीए सरकार के प्रयास अपर्याप्त साबित हुए। यूपीए सरकार के दौरान किसानों की स्थिति सुधारने के लिए योजनाएं तो बनी, लेकिन उनका प्रभाव सीमित रहा। आर्थिक सुधारों और शहरी विकास पर ध्यान केंद्रित होने के कारण ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों पर उतना जोर नहीं दिया गया। नीतियों का सही तरीके से यूज ना होने की वजह से उतना इफेक्ट नहीं दिखा। भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, पर यहाँ क्या हो रहा है किसी से छुपा नहीं है। चलिए आपको दुनिया के कुछ देशों के बारे में बताते हैं जो कृषि क्षेत्र में कितने आगे हैं और उनकी नीतियां कितने किसानों के फेवर में हैं। दुनिया के कुछ देशों में किसानों की हालत अन्य देशों की तुलना में बेहतर है, खासकर उन देशों में जहां कृषि नीतियां, तकनीकी उन्नति और सरकारी समर्थन कुशल तरीके से लागू किए जाते हैं। नीदरलैंड को कृषि तकनीकों और नवाचार के लिए जाना जाता है। नीदरलैंड दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कृषि निर्यातक देश है और छोटे क्षेत्रफल के बावजूद न्यू टेक्नोलॉजी के यूज के साथ सरकार पूरी तरीके से किसानों को सपोर्ट करती है, जिसका ये नतीजा है। इजराइल ने कम पानी वाले क्षेत्रों से कृषि के लिए शानदार मॉडल तैयार किया है और संभव हो पाया है टेक्नोलॉजी के साथ सरकार के सपोर्टिव और पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से। फिर आता है अमेरिका का कृषि क्षेत्र बड़े पैमाने पर औद्योगिकीकृत है। सरकार का पूरा समर्थन किसानों के साथ है। किसानों को सब्सिडी और आय सहायता मिलती है। फसल बीमा और आपदा प्रबंधन में सक्रियता है। वैश्विक बाजार तक पहुंच एक बड़ी वजह है ग्रोथ की। किसानों को अपने उत्पाद का सही मूल्य दिलाने के लिए बाजार उपलब्ध हैं। भारत के लिए इससे क्या सीख है? किसानों को बाजार तक पहुंचाने के लिए बिचौलियों की भूमिका कम करना, फसल बीमा को कुशलता से लागू करना और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत प्रदान करना। अगर बात करें न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड की कृषि पूरी तरह से बाजार आधारित है और सरकार सब्सिडी देने के बजाय किसानों को स्वतंत्रता देती है, यानी कि पारदर्शी बाजार, किसानों और उपभोक्ताओं के बीच सीधा संपर्क। इन बातों को देखें तो मोदी सरकार के लिए सुझाव है कि भारतीय कृषि में आधुनिक तकनीकों और अनुसंधान को बढ़ावा देने चाहिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य को बेहतर ढंग से लागू करना और किसानों को सीधे बाजार तक पहुंचाना चाहिए। जल संरक्षण और उन्नत सिंचाई तकनीकों का प्रसार होना चाहिए। फसल बीमा योजनाओं को सरल और अधिक लाभकारी बनाना होगा।
किसानों को नई कृषि तकनीकों और बाजार के रुझानों पर ट्रेनिंग देने की जरूरत है। इन देशों के अनुभवों से सीखकर भारत में किसानों की स्थिति को बेहतर बनाया जा सकता है। सोचिए, जिस किसान के खेतों से हमारा पेट भरता है, आज वही किसान सड़कों पर रातें बिता रहा है। कड़कड़ाती ठंड और प्रशासन की सख्ती के बावजूद उनके हौसले बुलंद हैं। सरकार और विपक्ष दोनों को चाहिए कि वो किसानों की समस्याओं को गहराई से समझे और स्थायी समाधान निकाले। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि खबर के हर चौराहे पर पोस्टमैन मिलेगा आपको सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।